Hello everyone, let's today start again with natural law theory. We had already discussed in our previous class. As you all know कि natural law theory is a moral theory और ये moral theory को मानने वाले jurists का कहना है कि जब भी कोई law बनाया जाए, जो भी गवर्नमेंट लॉ बना रही है उस लॉ के अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड होने चाहिए, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, वैल्यूज़ होना चाहिए, तभी वो लॉ माना जाएगा। और इसको अच्छे से समझने के लिए 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, रेनेसांस पीरियड एंड देन मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड में हम ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर सोक्रेटिस, प्लूटो और एरिस्टोटल की थ्योरीज़ में हमने समझा था कि जब भी कोई ह्यूमन लॉ बनाया जाता है तो ह्यूमन लॉज जो हैं वो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए, और नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को इंस्टिंक्ट जो ह्यूमन बींग्स में होती है या फिर रीज़न, उसके थ्रू उन्हें डिस्कवर किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द सेकेंड पीरियड, दैट इज़ मेडाइवल पीरियड। मेडाइवल पीरियड के जो मेन जूरिस्ट थे वो थे थॉमस एक्विनस। उन्होंने बोला 4 काइंड्स ऑफ लॉज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ इटर्नल लॉज, सेकेंड वन डिवाइन लॉज। ये दोनों लॉज जो होते हैं ये बताते हैं कि जो ईश्वर के द्वारा दिए गए लॉज हैं या जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लेड आउट लॉज हैं उन्हें ह्यूमन बींग्स मांगते हैं। 2 मोर लॉज उन्होंने बताए, दैट इज़ ह्यूमन लॉज एंड नेचुरल लॉ। तो उन्होंने बोला कि जो ह्यूमन लॉज है वो गवर्नमेंट जो बनाती है वो वाले लॉज हैं, और उन लॉज के अंदर ये एसेंशियल है कि मॉरल प्रिंसिपल्स शुड बी इंक्लूडेड, और ये मॉरल प्रिंसिपल्स दिए गए नेचुरल लॉ में। नेचुरल लॉ यानी ऐसे लॉज जो अप्रायरी प्रपोजिशंस पर बेस्ड है, यानी अपने आप से आए हैं, उसके लिए किसी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जैसे झूठ बोलना, किडनैपिंग या मर्डर करना या किसी का एक्सप्लॉइटेशन करना, ये सारे रॉन्ग्स हमेशा से रॉन्ग थे, हैं और रहेंगे। तो ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स इनको फॉलो करता है। तो कोई भी लॉ बनता है तो मेडाइवल लॉ के अंदर भी जो जूरिस्ट उन्होंने यही एम्फसाइज किया कि वो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव लॉ होगा, नहीं तो वो लॉ नहीं होगा। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी कि मेडाइवल पीरियड में उन्होंने ये बोला कि जो सॉवरेन है उसके जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, दोज आर लिमिटेड बाय द चर्च। ओके, तो उन्होंने चर्च की डोमिनेंस को इस्टेब्लिश किया था। नाउ कमिंग ओवर टू द थर्ड पीरियड, जैसे रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड के अंदर नॉलेज सब सेक्टर्स में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था, न्यू स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज वाज डेवलपिंग, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, कॉमर्स की फील्ड में बहुत डेवलपमेंट हो रहा था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक न्यू क्लास ऑल्सो केम अप, और वो जो न्यू क्लास थी उन्होंने अपनी राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट से डिमांड किया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी दैट डेवलप्ड इन द मेडाइवल पीरियड। एज अ रिजल्ट सॉवरेन का अगेन जो प्रेडोमिनेंस था इट वॉज स्टैब्लिश्ड एंड चर्च की डोमिनेंस वॉज ओवरथ्रो। इस पीरियड के जो मेन जूरिस्ट हैं, 3 मेन जूरिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ थॉमस हॉब्स, सेकेंड वन जॉन लॉक एंड थर्ड वन इज़ रूसो। थॉमस हॉब्स जो थे उन्होंने ये बोला कि मैं जब बहुत क्योटिक कंडीशंस में था, उसकी इतनी मिजरेबल कंडीशन थी कि एक दूसरे से वो फाइट कर रहे थे, वो बहुत रेस्टलेसनेस कंडीशन था, फियर था सोसाइटी में। तो इन सब को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम एक सिंगल पर्सन को अपनी सारे राइट्स सरेंडर कर देते हैं और एज अ रिजल्ट वो सिंगल पर्सन हमें प्रोटेक्शन अवेल करेगा। तो उस समय जो ये थॉमस हॉब्स थे उन्होंने बोला कि मैंने अपने सारे राइट्स किसको सरेंडर किए, सॉवरेन को। तो एज अ रिजल्ट सॉवरेन की ड्यूटी थी उनको प्रोटेक्शन दिए। तो उन्होंने एब्सोल्यूटिज्म जो था उसके ऊपर एम्फसाइज करते हुए बोला कि सॉवरेन के पावर्स सबसे सुप्रीम होंगे, और सॉवरेन जब भी कोई लॉ बनाएगा तो उसके लॉ जो हो नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए, और ये प्रिंसिपल्स जो हैं रीजन के थ्रू रिवील किए जाएंगे। सेकेंड वन जो जूरिस्ट इंपॉर्टेंट थे वो थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने उनसे थोड़ी अलग थ्योरी देते हुए इंडिविजुअलिज्म के ऊपर एम्फसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका गोल्डन पीरियड उस समय था, और उन्होंने बोला कि नेचुरल जो है लॉ जो है वो इंडिविजुअल्स को ज़्यादा राइट्स देता है। उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने सारे राइट स्टेट्स को सरेंडर नहीं करेंगे, सिर्फ उतने राइट जो उनकी सिक्योरिटी को लेकर इसेंशियल हैं वही राइट स्टेट को सरेंडर किए जाएंगे। बाकी सारे राइट्स जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू फ्रीडम, ये सब कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही रहेंगे।
तो एज ए रिज़ल्ट उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स जैसे अपनी उस समय माइनिंग टाइम वाला जो कॉन्सेप्ट जो था उसको देखते हुए जैसे अपनी प्रॉपर्टी को लेके मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा था कि जो मैंने अर्न किया है वो मेरा प्रॉपर्टी है, उस पर मेरी ऑनरशिप है, तो कोई दूसरा पर्सन उसके अंदर एंटर नहीं करे। तो एज अ रिज़ल्ट अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी को देखते हुए उसे सिक्योर करने के लिए, इन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ पर्टिकुलर राइट स्टेट को दिए गए और स्टेट की ड्यूटी थी कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। और अगर स्टेट इंडिविजुअल्स के राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक ये राइट था कि वो स्टेट के जो गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर सकता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकता है। ओके, तो उन्होंने किस पे एम्फसाइज किया? इंडिविजुअलिज्म पर, इंडिविजुअल्स के राइट्स पर। थर्ड, कमिंग ओवर द मेन जूरिस्ट वाज रूसो। रूसो ने थोड़ा हटकर एक नई थ्योरी थोड़ा सा दिया। उन्होंने ये बताया कि मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी फ्रीडम, उनकी इक्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी फ्रीडम और इक्वालिटी को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए कि लोगों के बीच में क्लैशिंग नहीं हो। तो उन्होंने एक जनरल विल की थ्योरी को ले आउट किया। उन्होंने बोला कि इंडिविजुअल्स के जितने भी राइट्स हैं वो सारे राइट्स कम्युनिटी को सरेंडर करेंगे और जो भी रूल्स कम्युनिटी बनाएगी वो सारे इंडिविजुअल्स उसको फॉलो करेंगे बिकॉज वो उन्होंने ही बनाए हैं मिल करके। और इवन जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी जब कोई लॉ बनाएंगे तो वो कम्युनिटी की जो ये विल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे, नहीं तो वो लॉज वैलिड नहीं होंगे। ओके, तो उन्होंने किस पे एम्फसाइज़ किया? रूसो ने जनरल विल थ्योरी, कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज़ करा। तो हम जो मेन जूरिस्ट की थ्योरी को समझ चुके। इन सारी थ्योरीज़ के अंदर ये जो जूरिस्ट हैं इन्होंने समझाने की कोशिश की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को मतलब कि लॉज बनते हैं सोसाइटी के लिए और जो सोसाइटी के लोग मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो सोसाइटी का बेसिस होता है। जो हमने थॉमस हॉब्स में देखा था कि उन्होंने एम्फसाइज किया था कि सारे राइट सॉवरेन को सरेंडर कर दें। जॉन लॉक ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में बोला कि इंडिविजुअल सोशल के साथ जो सोसाइटी है इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्टेट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कुछ पर्टिकुलर राइट्स को सरेंडर करने का। और रूसो ने बताया कि इंडिविजुअल्स कॉन्ट्रैक्ट करके जो अपने राइट्स हैं वो किसको सरेंडर करते हैं? कम्युनिटी को। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि जो नेशनल लॉ प्रिंसिपल्स हैं उनका एक डाउनफॉल, एक डिक्लाइन आया। लोगों ने जो लॉज बनाने शुरू किए, जो गवर्नमेंट लॉज बना रही थी, दे वर नॉट फॉलोइंग द नेचुरल लॉ प्रिंसिपल। देन धीरे धीरे रियलाइज हुआ chaos एंड कन्फ्यूजन्स वर देयर इन द सोसाइटी और लोगों की कंडीशंस बहुत मिजरेबल होने लगी। तो एज अ रिजल्ट इन 21st सेंचुरी अगेन केम द मॉडर्न पीरियड, जहाँ पे जो मेन जूरिस्ट थे जैसे फुलर, हार्ट, कोलर, इन सब ने ये प्रिंसिपल्स ले आउट किए कि लॉ एंड मोरालिटी बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, वी कैनॉट सी वन विदाउट द अनदर। जब तक लॉज मोरालिटी पर बेस नहीं होंगे, नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स पर बेस नहीं होंगे, उन्हें लॉज नहीं माना जाएगा। अब जब लॉज नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स को, मॉरल्स को, एथिक्स को, जस्टिस, फेयरनेस, इक्वालिटी, ये सारे यूनिवर्सल इटर्नल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बनाए जाएंगे, तभी वो लॉज ह्यूमैनिटी एट लार्ज के लिए बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो ये नेचुरल लॉ थ्योरी होपफुली इट्स क्लियर टू यू। स्टे ट्यून्ड, विल बी बैक टुगेदर सून।